दोस्तों, एक वीडियो बना के रखा था 360 डिग्री व्यू सीरीज में, और आप इस वीडियो के अंत में उसकी लिंक भी देख सकते हो। नेपोटिज्म के बारे में, सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बारे में काफी सारी फिर चर्चाएं उठ गई और लोग घर पे बैठ के डिटेक्टिव भी बन गए। जिन्होंने डेड बॉडी नहीं देखा, वो भी मर्डर कैसे हुआ उसकी चर्चा करने लगे। हम पुलिस और कानून और व्यवस्था के देश में जीते हैं, तो कुछ तो भरोसा करना चाहिए हमारी सिस्टम पे। खैर, वो सब जुडिस मैटर है, वो आएगा। यूं तो आ ही गया है रिजल्ट कि भाई ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दिया। और माफिया लोग ऐसे बोल रहे हैं जैसे वो खुद जाके बैठे हो वहां पे। तो जो अंदर पे बैठे हैं वो बात कर रहे हैं, वो डिफरेंट कर रहे हैं। वो कर रहे हैं बात रूथलेसनेस की, शेल्फिशनेस की। वो गैंग और ग्रुप जो बनती है वहां पे स्वार्थ की दुनिया है, पैसों की दुनिया है, मैनिपुलेशन की दुनिया है। तो कुछ वो जो होती है ना मिलावट, जिसमें ऐसी दुनिया है ये बॉलीवुड की दुनिया। ऐसा नहीं है गंदा है धंधा है वाली बात है, उसमें धंधा हर कोई जगह पे कुछ ना कुछ गंदा रखता है, रहता ही है। तो ये सब बातों के बीच में एक बात जो उभर के आई और जिसकी चर्चा कम हुई, वो टैलेंटेड लोगों की स्ट्रगल के बारे में। खैर, टैलेंटेड लोग और स्ट्रगल के बारे में बात करने से पहले मैं एक बॉलीवुड का एग्जांपल आपको देता हूं। आपको याद है एक मूवी, मर्द को कभी दर्द नहीं होता? आपको याद नहीं होगा। पायल नाम की एक मूवी आई थी, वो भी याद है? वो भी याद नहीं होगी। खैर, मैंने प्यार किया याद है? वो तो याद होगी शायद। बिल्कुल बड़ी ट्रेंड सेटर फिल्म थी, राजश्री के लिए, सूरज बड़जात्या के लिए, सलमान खान के लिए और भाग्यश्री के लिए। भाग्यश्री हीरोइन के तौर पे उस फिल्म के बाद इतनी तो चली नहीं, क्योंकि उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया फिल्म इंडस्ट्री में से, क्योंकि उन्होंने शादी कर ली हिमालय दासानी के साथ। और फिर उन्होंने अपने हस्बैंड को लॉन्च किया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और बड़ी फनी सी लगती है, लेकिन बड़ी रोमांटिक भी है कि कोई पत्नी अपनी पति को लॉन्च करते हैं बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में। तो ये इंटरेस्टिंगली पत्नियों को तो लॉन्च किया है। अब्बास प्यार वाला ने राइटर डायरेक्टर बन के अपनी पत्नी को लॉन्च किया जॉन अब्राहम के सामने एक मूवी में, लेकिन ये बड़ी लीक से हट के बात है। तो उस जमाने में हिमालय जी, जो बिल्कुल एक्टिंग नहीं जानते थे और बड़े वुडन किस्म के, वो पल्लो दीपक मल्होत्रा जो आए थे ना लम्हे में, उस तरीके से जो इंसान लग रहे थे, वो एक्टिंग करने के लिए चले आए पर्दे पे बिकॉज ऑफ भाग्यश्री। और भाग्यश्री ने ऐसी शर्त रखी, ऐसी कंडीशन रखी कि मैं काम ही उनके साथ करूंगी, जैसे हिमेश रेशमिया जी ने एक बार शर्त रखी थी कि मैं इसी फिल्मों में म्यूजिक दूंगा जिसमें मैं हीरो होऊंगा। तो आए 2-3 फिल्मों में, पायल उसमें से एक फिल्म थी, नहीं चल पाए, रिजेक्ट हो गए। क्योंकि जनता की एक अदालत होती है ना दोस्तों, चाहे इलेक्शन हो, चाहे मूवीज हो, चाहे कोई भी बिजनेस प्रोडक्ट हो, इवेंचुअली तो आपको जनता की अदालत में खड़ा होना पड़ता है। मैं भी आपके सामने बात कर रहा हूं इस प्लेनेट जेवी चैनल में, तो जनता की अदालत में खड़ा हूं। तो उस अदालत में वो रिजेक्ट हो गई। तो सालों के बाद उनके बेटे यानी भाग्यश्री और हिमालय के बेटे अभिमन्यु ने एक अपना लॉन्च पैड क्रिएट किया, एक डेब्यू फिल्म किया, और वो है मर्द को कभी दर्द नहीं होता। वो साउथ इंडियन एक डायरेक्टर ने डायरेक्ट की थी। बड़ी खूबसूरत सी फिल्म थी, बड़ी इंटरेस्टिंग, मॉडर्न, एक्सपेरिमेंटल और फिर भी एंटरटेनिंग, ऐसी किस्म की फिल्म थी। अब देखिएगा जरूर उसको, ये देखने वाली फिल्म थी बहुत ही अच्छी तरीके से। और ऐसा लॉन्च पैड कोई क्रिएट नहीं करता। वो एक डिफरेंट किस्म की एक्सपेरिमेंटल टाइप की फिल्म, जिसका कोई इतना प्रमोशन भी नहीं हुआ हो, जिसकी और स्टारकास्ट भी बिल्कुल नई किस्म की हो, और उसमें सब कुछ दिखाया। अभिमन्यु ने एक्टिंग टैलेंट भी दिखाई, टाइगर श्रॉफ जितनी अच्छी वो किक कर सकते हैं वो भी दिखा दिया। लेकिन फिर भी फिल्म तो बिल्कुल नहीं चल पाई। लेकिन उन्होंने एक डिफरेंट सा रास्ता लिया, जो कोई टैलेंटेड आदमी स्ट्रगल करके लेता है। अपनी माँ और पिता के बलबूते पे वो कहीं और भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने डिफरेंट किस्म से अपना लॉन्च करने का सोचा, जैसे अभय देओल ने किया, देओल खानदान के होने के बावजूद। तो डिफरेंट किस्म से लॉन्च करने का सोचा, लेकिन वो अभय देओल के जगह पे भी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि इनको दूसरी फिल्म तो कहीं दिखाई नहीं दी। अच्छी फिल्म थी, अच्छी एक्टिंग थी, अच्छी प्रेजेंस भी थी, अच्छी फाइट भी करते थे और डांस भी करते थे और कॉमेडी भी करते थे और इमोशंस भी दिखाते थे, फिर भी लॉन्च नहीं हो पाए। तो ये चीजें होती है, टैलेंट के साथ स्ट्रगल जुड़ा हुआ रहता है पूरी दुनिया में। आप एमेडियस देख लीजिए, जिनके ऊपर से लंदन ड्रीम्स बनी, वो वोल्फगंग मोज़ार्ट की जो कहानी थी, वो भी वही कहानी थी। हर जगह पे, हर कहीं पे ये अन्याय तो होता ही रहता है। हमने पिछले भी एपिसोड में भी बात की थी। तो उसमें क्या करना चाहिए? अब देखिए, लॉन्च तो कोई कर देता है। लोग कहते हैं कि भाई देखिए, वो जो नेपोटिज्म होता है ना, उसमें चांसेस ज्यादा मिलते हैं। चांसेस पैसे वालों को भी ज्यादा मिलते हैं, पावरफुल लोगों को ज्यादा मिलते हैं। ये पूरी दुनिया में होता है।
अब आप देख लीजिए, आप भाग के कहां जाओगे? अब लंदन चले जाओगे तो वहां पे रॉयल फैमिली पे कुछ कानून लागू ही नहीं होते, वहां पे भी रॉयल फैमिली को चांसेस ज्यादा मिलते हैं और वो कानून से परे हो जाते हैं। आप न्यूयॉर्क चले जाओगे, अमेरिका चले जाओगे, हॉलीवुड चले जाओगे तो वहां पे भी नेपोटिज्म तो पॉलिटिक्स में भी है ना। वो कैनेडी परिवार आया और बाद में बुश बाप बेटे ने राज किया और हिलेरी क्लिंटन भी बिल क्लिंटन के बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो वहां पे भी वो चलता तो है ही। वहां पे भी लोग आते हैं, फ्रांसिस फोर्ड कापोला और निकोलस केज का रिश्ता आप चेक कर लीजिए, सोफिया कापोला को भी चांस मिला, फ्रांसिस फोर्ड, वो टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन वहां पे भी रिश्तेदारी चलती है। लियाम हेम्सवर्थ और क्रिस हेम्सवर्थ दोनों भाई है, तो कहीं ना कहीं वो तो हर जगह पे रहेगा, क्योंकि रिश्तेदारी, ट्राइब्स, कबीलापन, वो तो आदमी के दिमाग में है, फितरत में है, डीएनए में है, वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है हमारा। तो टैलेंटेड लोग क्या करें? सर पकड़ के रोए, वो डिप्रेस हो जाए, वो क्या बालकनी से कूद जाए, वो क्या आत्महत्या करने की सोचे, गले में रस्सी लटका के लटक जाए? नहीं, ये रास्ता नहीं है मेरे दोस्त। अब देखिए, राज कपूर साहब बड़े मंजे हुए थे, लेकिन फिर भी वो तो पूरा खानदान ही है, पूरा कपूर खानदान है। अब राज कपूर साहब के पिताश्री जो पृथ्वीराज कपूर थे वो भी टैलेंटेड थे, और उनकी टैलेंट से डिफरेंट टाइप की टैलेंट राज कपूर ने इजाद की, और शम्मी कपूर तो उनसे भी डिफरेंट, कि भाई मैंने डांसिंग स्टार का पूरा तमगा ले लिया उन्होंने। तो राज कपूर साहब तो अच्छे फिल्म मेकर थे, अच्छे हीरो भी थे, बड़े पॉपुलर भी थे, और उन्होंने अपने 2 बेटों को ब्लॉकबस्टर, मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म से लॉन्च किया। एक ऋषि कपूर को बॉबी से, और दूसरे राजीव कपूर चिंपू, उनको राम तेरी गंगा मैली से, और बॉबी से ज्यादा बड़ी हिट थी राम तेरी गंगा मैली। क्या हुआ? रणधीर कपूर तो खैर थोड़े बहुत चले, थोड़े बहुत नहीं चल पाए, तो बीच में रह गए। ऋषि कपूर बिल्कुल चले, अब चल बसे तो भी लोग उनको याद करते हैं। उनकी सेकंड इनिंग भी बड़ी ढांसू रही, और काफी सारे अभिनय के जौहर दिखा दिए उन्होंने, औरंगजेब से अग्निपथ तक। लेकिन राजीव कपूर बिल्कुल नहीं चले, बिल्कुल मानी बिल्कुल, टोटल फ्लॉप हो गए। तो अब चांस तो दोनों को मिला ना, ब्लॉकबस्टर चांस मिला, एक चला एक नहीं चला, क्योंकि एक में थोड़ी बहुत टैलेंट ज्यादा थी और एक में नहीं थी। ये टैलेंट वाली बात ऐसी होती है ना कि लोग, हर कोई आईने में देख के ऐसा ही मानता है कि मैं संसार का सबसे खूबसूरत लड़का या लड़की हूं, या मेरे पास ही सब कुछ टैलेंट है और मुझे भी सब कुछ आता है। ऐसा होता अमूमन नहीं है। काफी बार आपका टैलेंट होता है, काफी बार नहीं भी होता, और आप सोच लेते हैं, ओवर रेटेड, ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है। तो ये बात हुई टैलेंट की। अब रणबीर कपूर में टैलेंट थी तो कोई डाउट नहीं कर रहा कि ऋषि कपूर का बेटा है, नीतू सिंह का बेटा है, इसलिए नेपोटिज्म की वजह से छा गया और अच्छे अच्छे बैनर की फिल्में करने लगा। नो, उन्होंने भी डिफरेंट तरीके से लॉन्च हुए, सावरिया से लॉन्च हुए, डिफरेंट रोल किया, फ्लॉप हुई फिल्म, और फिर एक्सपेरिमेंट्स किया और अच्छे डिफरेंट रोल, किरदार ढूंढते रहे, अभी भी ढूंढ रहे। तो अब टैलेंटेड होना और किसी पहचान वाले आदमी के या पावरफुल आदमी के, या जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो आईएएस है, आईपीएस ऑफिसर हो, उनके घर पे पैदा होना कोई गुनाह नहीं है दोस्तों। गेट रियल, ये रियलिस्टिक सोच है, क्योंकि हम मीडिया ड्रिवन सोच के जमाने में जी रहे हैं। कोई 2 मैसेज फॉरवर्ड कर देता है, 2-3 वीडियो घर पे बैठ के बना देता है मेरी तरह, और लोग ये मानने लगते हैं कि यही सच होगा। नहीं, थोड़े वास्तववादी बनिए, अतिवादी मत बनिए दोस्तों। तो वास्तववाद ये दिखाता है कि अब देवानंद के बेटे भी नहीं चल पाए। देवानंद ने काफी सारे यंगस्टर्स को लॉन्च किया पूरी लाइफ में, अपने बेटे को लॉन्च नहीं कर पाए। जैकी श्रॉफ को उन्होंने लॉन्च किया था, लेकिन अपने बेटे को लॉन्च नहीं किया। काफी सारी हीरोइनों को लॉन्च किया, काफी सारी हीरोइनें अपनी बेटी को लॉन्च नहीं कर पाई। माला सिंह और प्रतिभा सिन्हा को देख लीजिए। तो उदाहरण मेरे पास बहुत है, और लंबे चलेंगे ये उदाहरण। अगर देखा तो दिलीप कुमार साहब के तो खैर कोई औलाद नहीं थी, उन्होंने अपने भतीजा अयूब खान को लॉन्च करने का सोचा, वो भी नहीं कर पाए। और कोई आ जाता है अचानक से और छा जाता है, ये भी होता है। बॉलीवुड सिर्फ एक एग्जांपल है, क्योंकि बॉलीवुड बड़ा पॉपुलर है हमारे यहाँ। और देखिए, सुसाइड तो बहुत होते हैं, टीवी के वर्ल्ड में भी हुए, मॉडलिंग के वर्ल्ड में भी हुए, और काफी सारे बिजनेसमैनों ने भी किए, सीसीडी के मालिक ने भी किया है। लेकिन इतनी चर्चा नहीं हुई जितनी सुशांत सिंह राजपूत से हुई, क्योंकि वो बॉलीवुड फिल्म के बड़े स्टार थे। लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिज टैलेंट, जो मैंने पूरा आर्टिकल लिखा था उनको अप्रिशिएट करने के लिए, लेकिन वो बड़े स्वीट किस्म के इंसान थे। तो ऐसा तो नहीं था कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में बनाया इररिप्लेसेबल थे। और कुछ जो इतने हेवी इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनके दिमाग में भी बड़ी अफरा तफरी मची रहती है। उसको कंट्रोल करने के लिए ही तो या तो आपको अध्यात्म का आस्था चाहिए, या आस्था अगर नहीं हो, अध्यात्म अगर आपके पास नहीं हो, तो बड़ा बड़ा संतुलित और सही तरीके का दिमाग भी चाहिए।
अमिताभ बच्चन ने जो ट्रिब्यूट लिखा था सुशांत की मौत के बाद, वो तो बड़े मंजे हुए इंसान है, खुद सेल्फ मेड है और अच्छे परिवार से आए हैं। अपने घर में भी उन्होंने विफलताएं देखी, अपने बच्चों के भी, और फिर भी उन्होंने लिखा था जो वो बड़ी सही, आप पढ़ लीजिएगा। उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था कि भी ऐसी जो बड़ी टैलेंटेड लोग, इतना जो फिजिक्स, इंटेलिजेंस, रीडिंग, आकाश के तारों को देखना, कविताएं पढ़ना, वो बच्चों के साथ काम करना, साइंटिस्ट के जैसा दिमाग लेके कोई अगर इस फिल्म की दुनिया में, इस सेल्फिश दुनिया में, इस रूथलेस दुनिया में, इस बिजनेस से चलने वाली, रुपयों से चलने वाली, नोटों से गिनने वाली आपकी टैलेंट को दुनिया में आ जाता है, तो या तो अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाता अपनी स्पीड को, कार तो बड़ी अच्छी है, बड़ी प्रीमियम है, लेकिन स्पीड कंट्रोल नहीं होती तो कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है। ये कम नसीब से किसी के भी साथ हो सकता है। सिर्फ बॉलीवुड में होता है ऐसा नहीं, किसी के भी साथ हो सकता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि लोग गैंग नहीं बनाते या किसी की करियर खराब करने के लिए प्रयास नहीं करते, करते हैं। मैंने खुद देखा है, मेरे साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने भी ये झेला है। जब मैं नया नया आया राइटिंग के फील्ड में, पॉपुलैरिटी है ना, वो जेलसी पैदा करती है। और हमारे यहाँ तो संस्कृत भाषा में एक शब्द है तेजो द्वेष। जिनके पास तेज होता है ना, उनसे द्वेष होता है लोगों को, चाहे कितनी भी बड़ी हस्ती हो। वो छुपी सी जलन ऐसी होती है कि ये मेरी जगह पे बैठ गए, ये लड़का या लड़की मेरे चांसेस ले गए, और वो आपके दुश्मन हो जाते हैं यूं ही, विदाउट एनी रीजन। तो लेग पुलिंग तो होती है। तो टैलेंटेड लोग करे क्या? हमारा तो प्रश्न ये है कि स्ट्रगलर अब स्ट्रगल कैसे करें? देखिए, सबसे पहली बात है स्वीकार, सिचुएशन की, परिस्थिति का स्वीकार करना सीखिए मेरे दोस्तों। अगर मैं बीमार हूं तो मुझे बीमारी का स्वीकार करना पड़ेगा, तभी कुछ इलाज संभव होगा, कभी कुछ दवाई होगी। एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सही बात करनी पड़ेगी, खुलना पड़ेगा। तो स्वीकार से दो फायदे होते हैं। काफी सारे ऐसे चीज हमने देखी है कि जहां पे कोई गलत हो रहा हो ना, सालों के बाद आवाज उठती है, चाहे वो मीटू मूवमेंट हो या चाहे कुछ ऐसे सुशांत के बाद किसी ने गैंगिज्म की बात की और ये सब हो, सालों के बाद आवाज उठती है। सॉरी पेरेंट्स, इतना वेट मत कीजिए। अगर गलत हुआ तो ठीक है, इंस्टेंट तो हर कोई बंदा एक ही सांचे में ढल के नहीं आता दुनिया में, तो किसी को देर लगती है वो एक्सेप्ट करने में, तो देर लगेगी, लेकिन 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने आवाज उठाना सीखिए। आप लटक जाए ये कोई सोल्यूशन नहीं है, मर जाए ये कोई सोल्यूशन नहीं है, क्विटर हो जाए ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि आप फाइट कीजिए। आप वो जो एनर्जी, मरने के लिए भी साहस की जरूरत होती है, खुद की जान लेने के लिए, तो वो साहस, वो एडवेंचर, वो जो जज्बा है आपका, वो लगा दीजिए फाइट करने में, मुकाबला करने में। ये मुकाबला करने के लिए आप आवाज उठाइए। अन्याय हो उसी वक्त। मैंने वो जिसको हम अनपढ़ गंवार महिलाएं कहते हैं ना, बस में अगर कोई छेड़खानी कर दे तो वो तुरंत बोलती है चिल्ला के, और पूरी बस खड़ी हो जाती है। पढ़ी लिखी काफी सारी औरतें मैंने देखी है कि वो सहम के बैठी रहती है या फिर सीट बदल लेती है। तो पढ़ाई लिखाई का मतलब यही नहीं कि आप दब्बू हो जाओ। आप पोलाइटनेस का और कर्टसी का मतलब ये नहीं कि आप अपने लिए, अपने साथ हो रहे अन्याय के लिए आवाज ही मत उठाओ, कुछ गलत चीज के खिलाफ बोलो ही मत। आप शालीनता से बोलो, आप विवेक से बोलो, लेकिन अडिग रहिए, मक्कम रहिए और बोलिए, आवाज उठाइए। और जो आवाज तुरंत उठाएंगे तो लोग जुड़ेंगे आपके साथ। कोई और लोग भी होंगे जिन्होंने फेस किया होगा, तो ग्रुप बनेगा, संगठन बनेगा। ऐसे ही तो क्रांति हुई पूरी दुनिया में, पूरे विश्व के इतिहास उठा के आप देख लीजिए, क्रांतियां तो ऐसे ही हुई। तो एक तो ये चीज रखिए, आवाज तुरंत उठाइए। फिर स्ट्रगल वाली बात में एक स्वीकार कर लीजिए कि आपको लग रहा है कि इस बंदे ने स्ट्रगल नहीं किया और इसको इंस्टेंट मिल गया, या तो पैसे की वजह से मिल गया, या तो किसी के बड़े बाप का बेटा बेटी है इसलिए मिल गया, लेकिन किसी और ने स्ट्रगल की होगी। ये तो इनवेरिएबल है। हम पूर्व जन्म की कहानियां पढ़ते हैं ना, हिंदू रिलीजन में तो आती ही है, और भारत में तो बड़ी मशहूर है, फिल्मों में भी बड़ी मशहूर है जन्म जन्म की कहानियां। जन्म की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं जनरेशन की बात कर रहा हूं। किसी ने उनके खिलाफ, बिहाफ, उनकी स्ट्रगल, उनके बारे की, उनकी जो स्ट्रगल है ना, उनके जो खाते में आने वाली, वो किसी पुरखे ने की होगी पहले। अगर करण जौहर राज कर रहे हैं तो करण जौहर के हिस्से की स्ट्रगल कोई यश जौहर ने की होगी पहले। कोई ना कोई तो स्ट्रगल करता ही है, कोई ना कोई तो एंट्री लेने के लिए स्ट्रगल करता ही है, बाद में स्मूथ होता है। कोई बलदेव राज चोपड़ा और यशराज चोपड़ा तो पार्टीशन में सब कुछ छोड़ के चले आते हैं, फिर कहीं पे यशराज फिल्म्स या BR फिल्म्स का परचम लहराता है। तो कहीं ना कहीं ये तो
लंबी कहानी है, लेकिन होता ही है। कहीं पे अन्याय भी होता है। आप देख लीजिए, श्री कृष्ण के ऊपर भी इल्जाम आ गया था कि उन्होंने मणि चोरी की, तो वो भाग नहीं खड़े हुए, उन्होंने फाइट किया। मणि कहां पे थी वो ढूंढ लिया, जामवती भी मिली, जाम्बुवान के साथ युद्ध भी किया उसके लिए, और सत्यजीत यादव को झूठा ठहरा दिया उन्होंने डंके की चोट पे। राम को वनवास मिला, वो तो अन्याय ही था, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया और वहां से भी अपनी एक जर्नी शुरू की, और वहां से अपनी कैपेसिटी से भी बड़ी चैलेंज उस जमाने में मानी जाती थी। रावण जो अनबिटेबल, इनविंसिबल माना जाता था, उनको हरा दिया। अपनी टीम नई क्रिएट की। ऐसा नहीं कि अयोध्या का लश्कर नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मेरी सेना नहीं है मैं क्या करूंगा, मेरा भाई भरत बाजू में नहीं है मैं क्या करूंगा। नहीं, तो मैं किसी सुग्रीव के साथ, हनुमान के साथ, नल नील के साथ बैठ के साम से तो बनाऊंगा और चला जाऊंगा लंका और मुकाबला करूंगा। मेरे पास अपना बल है। ये आत्मविश्वास आप इसलिए रख सकते हो क्योंकि आप कंप्लेन करने में वक्त जाया नहीं करते। इसको ये मिल गया, उसको वो मिल गया। कभी कर्म भी होता है, कभी नियति भी होती है, कभी जैसे मैंने कहा कि कुछ पुरखों ने स्ट्रगल उसके हिस्से की होती है। तो वो कंप्लेन करने में, रोने में, शराब पीने में, ड्रग लेने में, जुआ खेलने में वक्त की बर्बादी मत कीजिए और खड़े हो जाइए और अपनी एक स्ट्रेंथ ढूंढिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि बी इररिप्लेसेबल, लेकिन कैसे हो जाओ इररिप्लेसेबल? अपनी कोई एक स्ट्रेंथ होगी। जॉन्टी रोड्स साहब साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम में इसलिए टिक गए कि उनकी फील्डिंग बढ़िया थी, बैटिंग से भी बढ़िया फील्डिंग करते थे और लंबी इनिंग खेल गए उसकी वजह से। तो एक स्ट्रेंथ होती है ना। विल स्मिथ जो ब्लैक हीरो के तौर पे सबसे फेमस हो गए हॉलीवुड में, एडी मर्फी के बाद विल स्मिथ आए और विल स्मिथ ने तो पूरा तख्ता पलट कर दिया और सबसे सफल हीरो में माना जाता है पूरी पृथ्वी के। तो विल स्मिथ ने शुरू में कहा था कि मैं एक बड़ा दुबला पतला सा दिखने वाला और कोई इतनी चार्मिंग प्रेजेंस न जिसकी दिखाई दे ऐसा लड़का था, लेकिन मैंने कहा था कि मैं फिट हूं, मैं फिट बंदा दिखूंगा, मैं लीन में ट्रिम दिखूंगा, तो मुझे ट्रेडमिल पे कोई हरा नहीं सकता। मैं दौड़ूंगा 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 और आगे निकल जाऊंगा। तो ये उनकी टैलेंट थी। उन्होंने एक परफेक्शन किया। जैसे गोविंदा ने डांस में परफेक्शन कर दिया, जैसे गणेश आचार्य और सरोज खान, वो इतनी, उनको आपको काया को देख के नहीं लगेगा कि वो नाच सकते हैं, लेकिन वो उन्होंने नचाया लोगों को। तो कोई विद्युत जामवाल इतने सही एक्टर तो नहीं है, उतने बड़े कोई दिखने वाले भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको फिल्में मिल रही है और वो चल रहे हैं कहीं कहीं पे। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने एक्शन को परफेक्ट किया। तो एक स्ट्रेंथ, मैं उदाहरण देता हूं क्रिकेट और फिल्म के, लेकिन हर जगह पे लागू होगा। किसी के पास मैथमेटिक्स की स्ट्रेंथ होगी, तो अब्दुल कलाम साहब के पास एक मिसाइल मैन के तौर पे जो फिजिक्स रिसर्च की स्ट्रेंथ थी, तो फिर उनको बालों को कंधी करने की जरूरत नहीं पड़ी, उनको दांतों को वर्कआउट करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो प्रेसिडेंट तो बनी गए, पीपल्स प्रेसिडेंट बने। उनके खिलाफ कोई कार्टून या जोक भी नहीं बना था कभी। इतनी रिस्पेक्ट करता है पूरा देश उनको। तो अपनी एक स्ट्रेंथ ढूंढिए और तराशिए उसको, सही तरीके से तराशिए। देखिए दोस्तों, सर्कमटेंसेस तो हैमर की तरह होते हैं। सर्कमटेंसेस लाइक हैमर, हथौड़े की तरह गिरते हैं हमारे ऊपर अचानक, जैसे कोविड आ गया। लेकिन हैमर when you will hit yourself against the hammer, either it shapes you, either it breaks you। या तो वो आपका घाट देते हैं, आपको सही आकार देते हैं, और या तो आपको तोड़ देते हैं। तो आप कांच के बने होंगे टूट जाओगे, लेकिन फौलाद के बने होंगे, फौलादी स्टील के, तो आपका आकार निखरेगा, आप और मजबूत होगे, आपकी मांसपेशियों का गठन होगा, जिम में टूटते हैं स्नायु, लेकिन फिर एक नया बदन निखर के बाहर आता है, चुस्त तंदुरुस्त बदन जो आकर्षक दिखता है। तो वो पसीना बहाने की भी थोड़ी जद्दोजहद चाहिए, थोड़ा ये स्वीकार भी चाहिए कि कौन जगह पे कौन सी टैलेंट फिट होगी। आशीष विद्यार्थी साहब इज अ वल्केनो ऑफ टैलेंट, लेकिन वो कोई महान हीरो के तौर पे एस्टैब्लिश नहीं हो सकते थे। ये एक लॉजिक और मैजिक वाला मामला है दोस्तों। वो टीवी सीरियल, प्ले, ड्रामा, छोटे छोटे किरदार, विलन के किरदार, इंटरवल के बाद दीवाना में एंट्री होती है ऐसे किरदार, और शुरू की गुड्डू जैसी और बड़ी फालतू किस्म की फिल्में करके शाहरुख खान आए, और शाहरुख खान कहीं पे रुके नहीं और पूरे इंडस्ट्री के बड़े सुरमा माने जाते हैं। तो उसमें क्या था ऐसा? तो किसी भी दुनिया में कहीं भी बड़ी सक्सेस अगर आपको चाहिए, वो नॉर्मल सी में 9 to 5 जो रूटीन जॉब की बात नहीं कर रहा हूं, बड़ी सक्सेस आपको चाहिए तो आपको सिर्फ लॉजिक से वो नहीं होगा, कुछ मैजिक भी होता है।
वो मैजिक अगर आपके पास वो होता है, आदित्य पंचोली भी नहीं चले और उनके बेटे सूरज पंचोली भी नहीं चले, कंट्रोवर्सीज में चल गए, यूं नहीं चले, क्यों नहीं चले? वो मैजिक मिसिंग था, पर्सनालिटी तो थी, फाइट थी, डांस था, बॉडी थी, कलर था, हैंडसम थे। मैजिक वो गॉड गिफ्टेड होता है, और स्क्रीन पे मैजिक डिफरेंट तरीके से टर्न आउट होता है किसी का भी। तो वो कैसे, वो राजपाल यादव चल जाते हैं, रघुवीर यादव चल जाते हैं। तो आपका वो डिफाइन कीजिए कि मेरा मैजिक एरिया कौन सा है, और अगर नहीं है तो एक्सेप्ट वो भी कर लीजिए कि नहीं है, मैं गलत जगह पे मत्था फोड़ रहा हूं। और एक टीम वर्क होता है, कहीं पे भी आप सुपरस्टारडम पे किसी भी फील्ड में जाते हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आपकी करियर हो, टीम वर्क होता है। अच्छे स्टूडेंट को भी अच्छे टीचर चाहिए, अच्छे दोस्त चाहिए, एक ग्रुप बनता है। अमिताभ बच्चन ने कहा कि हजारों लोग मुंबई में हीरो बनने के लिए आते हैं, हर रोज 1000 लोग आते हैं, रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं, लेकिन उनके लिए सलीम जावेद या कादर खान लिखते नहीं, उनके लिए मनमोहन देसाई, रमेश सिप्पी या प्रकाश मेहरा फिल्म नहीं बनाते। तो ये टीम वर्क होता है। कभी कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक चल जाता है, कभी किशोर कुमार का गीत चल जाता है, कभी आर डी बर्मन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का कॉम्बिनेशन चल जाता है। तो ऐसे ही कोई हीरो पैदा नहीं हो जाता ओवरनाइट बाहर से आके। कहीं पे प्रियदर्शन, नीरज वोरा, अक्षय कुमार, ऐसी टीम कॉम्बिनेशन आती है, और फिर जो ढलान पे आई हुई 14 फ्लॉप फिल्म अक्षय कुमार की, और वहां से करियर फिर से शुरू होती है। तो ये कॉम्बिनेशन वाला मामला है। तो रिश्ते बनाते हैं सीखिए दोस्तों, रिश्ते, रिलेशंस, रिसोर्स प्लस रिलेशन इज अ की टू सक्सेस। सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, मैंने पिछले बार भी बताया था, नेटवर्क भी करना सीखिए, अच्छे अच्छे रिश्ते बनाइए, कुछ नया नया सीखते रहिए। और जहां पे आपको पता चले, अब जिंदगी में 2 डिसीजन बड़े इंपॉर्टेंट है। एक जो 100% आपको पता हो कि मैं कर सकता हूं, वो कीजिए। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवी का जैक स्पैरो, जॉनी डेप वाला डायलॉग है कि अगर आपको पता चल जाए कि मैं 100% कर सकता हूं, तो आप उसका 100% अपना उसमें डाल दीजिए। लेकिन अगर आपको पता चले कि इसमें मेरी बारी नहीं आने वाली है, तो फिर छोड़ दीजिए उसके लिए, उसके प्रयत्न मत कीजिए। हमारे योग गुरु है बाबा रामदेव, तो पहले तो योग गुरु है नहीं, सालों से योग गुरु तो आते रहे इस देश में, और काफी सारे लोग ऐसे हुए हैं कि जिन्होंने योग और आयुर्वेद की काम किया। काफी सारी फार्मेसियां भी पहले थी और दवाई भी पहले बनती थी। तो क्यों बाबा रामदेव सुपरहिट हो गए? तो उनके पास कुछ मैजिक वाला मामला था। उन्होंने टेलीविजन का सही टाइम पे उपयोग कर दिया, जब वो टेलीविजन नया नया फैल रहा था उसी वक्त, और फिर उन्होंने जनसंपर्क में अपना लाइफ इन्वेस्ट कर दिया, और वो खुद एक सुपर मॉडल बन के बाहर आ गई अपनी प्रोडक्ट के लिए। तो उस तरीके से होता है, हर कोई, पहले भी थे, बाद में भी आएंगे। हर किसी के किस्मत में, ललाट में नहीं लिखा होता कि भाई आप यही सक्सेस पा जाओगे। तो अब अगर आप अमिताभ बच्चन होगे तो अमिताभ बच्चन ही रहोगे, आप मुकेश खन्ना होगे तो अपने तरीके से आप भीष्म का एक रोल कर लोगे। लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, लोग उनमें अमिताभ बच्चन ही ढूंढते रहते थे उस जमाने में। मैंने देखा है उस जमाना, मैं तब टीनेजर था। तो अमिताभ बच्चन तो दूसरा ऐसा हो नहीं सकता, तो धीरे धीरे वो डिफरेंट काइंड के रोल पे चले गए। तो आपको तय करना होगा ना कि मैं मिमिक्री आर्टिस्ट राजू श्रीवास्तव बनूंगा, या मैं खुद अपने हिसाब से अमिताभ बच्चन बनूंगा। और अमिताभ बच्चन के घर पे भी अभिषेक बच्चन होते हैं, और वो अभिषेक होना बुरी बात नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं। मैं अभिषेक को फुल मार्क्स देता हूं, हिज डिसेंसी, हिज स्ट्रगल, क्योंकि उन्होंने सुशांत वाला रास्ता नहीं इख्तियार किया, उन्होंने फाइट किया, और उन्होंने एक अच्छी जिंदगी अपनी बसर की ना, एक अच्छी पत्नी, अच्छी बेटी। तो ये भी देखिए, आपकी हैप्पीनेस सिर्फ सक्सेस में मत ढूंढिए, परिवार में भी ढूंढिए, रिश्तों में भी ढूंढिए। हैप्पी लवली मोमेंट्स अगर आपके पास नहीं होगी तो अकेले अवार्ड्स के क्या करेंगे, सक्सेस और नेम और फेम का क्या करेंगे? तो ये अपनी एक स्ट्रेंथ ढूंढिए, अपने रिश्ते बनाइए, और मुकाबला करने के लिए वेटिंग, धीरज रखिए, पैशन भी रखिए। एक भुजा में पैशन रखिए, एक भुजा में पैशंस रखिए। धीरज भी चाहिए और जुनून भी चाहिए, जोश भी चाहिए, होश भी चाहिए, लेकिन मरना नहीं है, भागना नहीं है, मैदान छोड़ के नहीं जाना है। हाँ, पता करना है कि कितने भी फेयरनेस क्रीम लगा लो, मेरी काली चमड़ी गोरी होने वाले नहीं है। ओबामा साहब की हो जाती वरना। तो फेयरनेस क्रीम को छोड़िए और अपनी पर्सनालिटी ऐसे डेवलप कीजिए कि लोग आपको फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के तौर पे याद रखें, और वो भी तब के 47 ईयर्स की एज में आप बन जाओ। तो ये चीज है कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, ढूंढ लेना चाहिए। मैं काफी बार अपने लेक्चर में कहता हूं, एक बार फिर कह रहा हूं, सचिन तेंदुलकर अपनी हाइट बढ़ाने के चक्कर में अपने साल बर्बाद करते तो कहीं के नहीं रहते।
लेकिन उन्होंने अपना क्रिकेट की हाइट बढ़ा दी, तो उनकी हाइट कितनी छोटी या लंबी बड़ी नाटी क्या है लोग भूल गए। ये अपने दिमाग में रखिए। लास्ट में 2 एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। मैं पॉपुलर एग्जांपल इसलिए देता हूं कि आपके साथ कनेक्ट हो पाऊं, क्योंकि एग्जांपल तो हमारी फैमिली में भी होते हैं, हमारे गलियों में भी होते हैं, लेकिन उनके पास आईबॉल नहीं होते ना, जो हर किसी को उनकी पूरी बायोडाटा सुनाना पड़ता है अगर एग्जांपल देने के बैठ जाए तो। एक एग्जांपल हमारे सामने है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो गुजरात से आए, और दूसरे राहुल गांधी साहब जो विपक्ष के नेता है। तो दोनों आमने सामने अपनी करियर बनाने के लिए जूझ रहे हैं। अब राहुल गांधी के हिस्से की स्ट्रगल उनके पुरखों ने कर ली, जैसा मैंने बताया, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उनका जो ब्याज है उनको मिल रहा है, राजीव गांधी तक और राहुल गांधी तक। हुआ क्या कि उनको तो काफी सारे चांसेस मिले, और ये मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं गुजरात वाला हूं। रामचंद्र गुहा जो बड़े क्रिटिक है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के, नरेंद्र मोदी जी के, उन्होंने बताया था ये कि भी दोनों की कहानी डिफरेंट है। मोदी इज अ सेल्फ मेड मैन, वो एग्जाइल में चले गए थे पॉलिटिकल, उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था 40 सालों तक, और फिर उन्होंने अचानक ही एंट्री की। पहला इलेक्शन जहां पे मैं रहता हूं राजकोट से उन्होंने लड़ा, और वहां से शुरू हुई और सीधे सीएम बन गए, सीधे वहां से सांसद और पीएम बन गए। तो ऐसे ही नहीं बने, सालों भटके वो काफी सारी किताबें पढ़ी इसलिए बोल सकते हैं कुछ भी, वो ऐसी अद्भुत अदा से बोल सकते हैं कि उनकी वाणी का एक जादू निखर के आता है। और काफी सारा ट्रैवलिंग किया तो लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सी जगह पे कैसी बात होती है या नहीं होती है, वो भी पता चला। थियर और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन हुआ। तो किसको मिली विरासत, किसको मिली गद्दी? इनको भी चांसेस ज्यादा मिले। विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू राहुल गांधी, वो भी डिसेंट आदमी है, पोलाइट आदमी है, लेकिन उनको चांसेस तो बहुत मिले। लेकिन जो मिला प्राइम मिनिस्टर का पद लोगों की चॉइस से, इलेक्शन से, इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक में, पॉपुलरिटी के साथ, वो किनको मिला? तो मैं पॉलिटिक्स की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जर्नी की। तो ये आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन आपका चांस शायद लेटर लिखा हो, 25 सालों में ना लिखा हो। तो ये आप कर सकते हो दोस्तों। इतना सोचो, इतना पॉजिटिव तरीके से सोचो, लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स के बारे में सोचो। अगर किसी एक करियर में आप सक्सेसफुल न भी हो और स्ट्रगल बहुत लंबा चले, तो जब पवन गिर जाए ना, तो पतंग आपको समेट लेना चाहिए, वरना पतंग या तो आपके हाथ थक जाएंगे या पतंग फट जाएगी। तो फिर जब पवन आए तब पतंग बाहर निकाला, वरना पतंगबाजी छोड़ दो और क्रिकेट खेलना शुरू करो। और क्रिकेट में अगर आपको गेंद में कीचड़ हो जाए तो क्रिकेट भी छोड़ दो और कैरम खेलना शुरू करो। गेम बदलते रहिए जिस सिचुएशन के हिसाब से, जैसे सिचुएशन बदलती है। और आखिर में एक कहानी जो सत्य घटना है, चैनल वालों ने भी एक जमाने में दिखाई थी कि अफ्रीका के एक देश में एक रेन मेकर आदिवासी हुआ करता था जो नाचता था और बारिश आती थी। अब बारिश के दिन है, सावन का सुहाना मौसम है, काफी सारे गीत हमारे दिमाग में आ रहे हैं सावन के। तो मैं वहां से अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि वो जो आदिवासी थे, वो बड़ी कुतूहल हुई लोगों को कि ये कैसा आदमी है, कैसे कर पाता है कि हर जगह पे जब वो नाचे और बारिश आ जाए। डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, किसी ने उसकी भाषा सीख ली, और कोई साइंटिस्ट लोग गए वहां पे उनको पूछने के लिए। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बूढ़ा आदमी था, कि नहीं ऐसा नहीं होता कि मैं नाचता हूं और बारिश आती है। होता तो ये है कि मैं हर जगह पे जाके नाचता खड़ा रहता हूं, और बारिश जब तक ना आए, 1 साल 2 साल 3 साल, अब ऐसा तो नहीं होता कि कभी बारिश आए ही ना इस पृथ्वी पे। बारिश तो आती है, 2-3 साल 5 साल आती है, मैं तब तक नाचता हूं। तो ऐसा नहीं है कि मैं नाचता हूं इसलिए बारिश आती है, लेकिन ऐसा है कि जब तक बारिश ना आए तब तक नाचना मैं बंद नहीं करता हूं। बस इतना आप सीख लीजिए। तो अगर आपके पास टैलेंट, सही मायनों में सही फील्ड की टैलेंट होती है, लेकिन फील्ड का चुनाव गलत होता है। शेखर कपूर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, लेकिन उनका फील्ड का चुनाव गलत था, वो फिल्म मेकर के तौर पे आ गए। तो कभी कभार टैलेंट होती है लेकिन फील्ड डिफरेंट आ जाता है। तो सही फील्ड पसंद कर लो, सही टैलेंट के साथ सही फील्ड का चुनाव कर लो। स्ट्रगल लंबा भी चले तो पॉजिटिव रहो, रिश्ते बनाते रहो, अपनी स्ट्रेंथ ढूंढ के उसको तराशते रहो, और अपनी अनिवार्यता पैदा करो अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द के। इसके बगैर तो ये काम हो ही नहीं सकता। और धीरज भी रखिए, और सुख जो है वो सिर्फ अपनी करियर में, सिर्फ अपनी कारकिर्दी की सक्सेस में। सुख और सफलता दोनों शब्द एक नहीं है। तो सुख
कहीं और पे भी थोड़े थोड़े वो डिपॉजिट करके रखिए। वो वोल्डेमॉर्ट ने जिस तरीके से 7 हॉर्क्रक्स बनाए थे वो तो नेगेटिव सोच थी। हम पॉजिटिवली 7 जगहों पे अपने सुख को बांट के रखिए, तो किसी एक पॉकेट में चोरी हो जाएगी ना, तो दूसरे पॉकेट में से पैसे काम आ जाएंगे। फिर मिलते रहेंगे 360 डिग्री व्यू में। मैं जय वसावड़ा, और आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए। ये चैनल हमारा प्लेनेट जेवी फ्री सब्सक्राइब है, आपको बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन मिल जाएंगे।